हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल में जहां हम साइंस को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। तो आइए चलते हैं हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फार्मूला शीट बनाने में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम सुनते ही दिमाग में आयंस घूमने लगते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पूरा चैप्टर सिर्फ कुछ फार्मूला से जीत सकते हैं तो ये बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अपना फार्मूला रिवीजन। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कंडक्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूले की तरफ कि कंडक्टेंस एक्चुअली में क्या कहता है। तो सबसे पहले समझो कि कंडक्टेंस मतलब ही क्या है, करंट कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है, यही होता है कंडक्टेंस का खेल। तो जब हम बात करते हैं करंट में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या होती है हमारी रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या होती है हमारी रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, आर ए अपॉन में क्या हो जाता है हमारा एल। अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और रेजिस्टिविटी की यूनिट भी क्या होती है हमारी, ओम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कंडक्टेंस की, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो कंडक्टेंस क्या होता है हमारा, वन अपॉन आर। वन अपॉन आर मतलब वन अपॉन रेजिस्टेंस। वन अपॉन रेजिस्टेंस ही क्या है हमारी, रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस है। तो इसके फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो वन अपॉन आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, वन अपॉन रो इंटू क्या हो जाता है, ए बाई एल। ठीक, उसके बाद हम अपने अगले फॉर्मूले पे चलते हैं जो आता है हमारा कंडक्टिविटी, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से। ठीक है, तो कापा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, कापा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन आर इंटू में क्या होता है हमारा एल बाई ए। ठीक है, इंटू में क्या हो जाता है हमारा एल बाई ए। और ये जो पूरा एल बाई ए है हमारा, ए बाई एल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार से। और जी स्टार क्या होता है हमारा, सेल कांस्टेंट। ठीक है, जी स्टार क्या होता है हमारा, सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम प्रिसाइज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वन अपॉन आर, ये हमारा वन अपॉन आर किसके बराबर है, वन अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा जी। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जी इंटू, और एल बाई ए को हमने क्या लिख दिया, जी स्टार। तो ये क्या बन सकता है हमारा, जी स्टार। तो कापा इंटू क्या हो सकता है, ये हमारा जी, कापा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा क्या होता है, वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन के साथ जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूट करने से क्या होती है, हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है, यही है एग्जाम का फेवरेट कन्फ्यूजन। एग्जामिनर हमें इसी में कंफ्यूज करता है कि कब डाइल्यूशन बढ़ता है और कब डाइल्यूशन क्या होता है, घटता है। तो इसको ही हम किससे डिनोट पता करते हैं, अपनी मोलर कंडक्टिविटी से। तो मोलर कंडक्टिविटी हमें ये बताता है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंडक्ट कर रहा है, यानी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंडक्ट कर पा रहा है, वही होती है हमारी क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कापा इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है हमारा सी। सी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा एम क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाती है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। कापा हो जाता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टिविटी। और सी हमारा रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा अगला टॉपिक क्या कहता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए आता है। इसमें
सॉरी, इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और दूसरा पढ़ आता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं, यानी जब आयंस क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, लैम्डा नॉट एम। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट एम इक्वल टू क्या होता है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी प्लस क्या हो जाता है, ए रूट सी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इसका फॉर्मूला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इस इक्वेशन को हम एक नाम से जानते हैं, जो क्या होती है हमारी डिबाई हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमेशा हमारी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी हमारी, मोलर कंडक्टिविटी भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, आयंस में क्या होती है, आयंस में डिस्टेंस क्या हो जाती है, आयंस की डिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, मोबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, मोबिलिटी इंक्रीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक या थर्ड टॉपिक योग, जो हमें किसके बारे में बताता है, कॉलरिश लॉ। बेसिकली कॉलरिश लॉ डिपेंड करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आसान है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटेड कंडक्टिविटी को कैसे निकालें, तो यहाँ आता है कॉलरिश लॉ का जादू। कॉलरिश लॉ हमें ये बताता है कि जब भी हमें क्या करना है, कॉलरिश लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कॉलरिश लॉ हमें ये बताता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जब हम क्या करेंगे, आयंस का कंसंट्रेशन कंट्रीब्यूशन, यानी कटायंस का कंट्रीब्यूशन और प्लस किसका कंट्रीब्यूशन, तो अनायंस का कंट्रीब्यूशन, जब दोनों के कंट्रीब्यूशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन और प्लस क्या हो सकता है हमारा, कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा से। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के ए से। ठीक है, तो के ए क्या हो जाता है हमारा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 - अल्फा। इसी में हम बात करते हैं अगर फैराडे की फर्स्ट लॉ की, जो हमें किसके बारे में बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे को अगर हम आसान भाषा में समझे, तो वो हमें ये बताता है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो या तो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स पे, या तो लिबरेट होता है। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और इससे जो लॉ दिए वो फैराडे के दो लॉ में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है कि जो हमारा डब्लू है, यानी जो वेट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्यू के, यानी जितना हमने इलेक्ट्रिक करंट उस पर पास किया है। ठीक है, तो और हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू क्या हो जाता है हमारा, टी होता है। ठीक है, तो डब्लू डब्लू को जब हम डब्लू को इक्वल हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है Z। ठीक है, और Q को रिप्लेस करता है I इंटू टी, स्मॉल टी, यहाँ पे आएगा हमारा स्मॉल टी।
ठीक है। जहाँ पे डब्लू हमारा क्या होता है, डब्लू हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, मास डिपॉजिटेड, और ये मास डिपॉजिटेड किस में, ग्राम में। जेड हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आई इज करंट एम्पियर में, और टी क्या होता है हमारा, टाइम। टाइम किस में होता है हमारा, सेकंड। ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अगर हम किसकी बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे की, तो ठीक है। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे की बात करते हैं, तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या करता है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, करंट का अमाउंट सेम है पर इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग है, तो मास डिपॉजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। ठीक है, तो जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। यानी W1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा। तो आइए एक रिलेशन देख लेते हैं। एक रिलेशन हम किसके बीच में देखते हैं, तो रिलेशन बिटवीन Z एंड इक्विवेलेंट E। इसके बीच में एक रिलेशन हमें मिलता है जो क्या होता है हमारा, Z इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, E अपॉन F। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रिलेशन। ठीक, साथ ही साथ कुछ फॉर्मूला यूज देखते हैं हम, जो मोस्ट यूज फार्मूले होते हैं, कुछ कॉमन फार्मूले। W इक्वल टू क्या होता है, E इंटू आई इंटू टी अपॉन में क्या आता है हमारा F। ठीक है, और हम एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, W इज इक्वल टू M इंटू आई इंटू टी अपॉन में क्या यूज़ करते हैं, N इंटू F। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी अगर हमें न्यूमेरिकल में M दिया है, I दिया है, T दिया है और N फैक्टर दिया है, तो हम फटाक से हमें कौन सा फार्मूला यूज़ कर लेना है, ये वाला। ये फार्मूला हमेशा हमें याद रखना है। तुरंत से हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, W इज इक्वल टू M इंटू आई इंटू टी अपॉन में NF। तो नेक्स्ट आता है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई राजा है तो वो है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है, नर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी E ऑफ सेल, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.591 अपॉन क्या होता है हमारा N, और यहाँ पे क्या होता है हमारा लॉग के सी। अगर हम कब की बात करते हैं, जब हमारा टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन है या फिर 28 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस है। पर अगर हमारा सिस्टम किस पे है, जब जब भी हमारा सिस्टम किस पे रहता है, इक्विलिब्रियम पे। अगर हमारा सिस्टम किस पे, इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे हमेशा क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0। सिस्टम किस पे है, जब जब भी हमारा सिस्टम किस पे रहता है, इक्विलिब्रियम पे। अगर हमारा सिस्टम किस पे, इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे हमेशा क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0। ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। और जब ई नॉट ऑफ सेल 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ई नॉट ऑफ सेल 0 हो जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू 0.591 अपॉन हो जाएगा N, और ये हो जाएगा हमारा लॉग के सी माइनस। ठीक है, जब हमारा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो ई सेल क्या हो जाता है हमारा 0। जब ई सेल हमारा 0 हो जाता है तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाता है हमारा 0.591 अपॉन में N, और ये क्या हो जाता है हमारा लॉग के सी। ठीक है, तो 298 केल्विन जब भी आएगा तो हम क्या लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। बट अगर अगर नॉर्मल केस आएगा हमारा, नॉर्मल मतलब बोलेगा इक्विलिब्रियम पे सिस्टम है, तब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा NF लॉग के सी। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, जो हमें गिव्स एनर्जी
गिब्स एनर्जी रिलेशन के बारे में बताता है, जो हमें ये बताता है कि हमारा सेल क्या है, हमारी रिएक्शन या हमारा सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये हमें गिब्स से पता चलता है। तो गिब्स क्या होता है हमारा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। और अगर हमें क्या पता करना है, डेल्टा जी नॉट, जी नॉट अगर हमारा जी नॉट हो जाता है तो क्या होता है, माइनस आर टी लॉन के, ठीक है। और ई नॉट क्या हो जाता है हमारा, 0.0591 अपॉन में एन, और ये हो जाता है हमारा लॉग के। अगर हमारी क्या होती है, अगर ई की वैल्यू क्या है, अगर ई की वैल्यू कैसी है, अगर ई की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो जाएगा कि डेल्टा जी क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव रहेगा। और डेल्टा जी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, बस फार्मूला से दोस्ती चाहिए। इस फार्मूला शीट को सेव करो, रिवाइज करो और एग्ज़ाम में करंट की तरफ फ्लो करो, बिकॉज टॉपर वही बनता है जो स्मार्ट रिवीजन करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।